welcome to Laksh Academy. This is Prerna Sinha. As we are practicing the PYQ of 2017 for Jharkhand PGT English, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग झारखंड पीजीटी इंग्लिश का जो PYQ है 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको बहुत ही ब्रीफली वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड वन थिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हमारा ये जो कोर्स है ये 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश एंड 21 अगस्त तक अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स आपको 299 में मिलता है, यानी कि इस कोर्स का प्राइस 399 है एंड ऑफर की वजह से ये आपको 1000 रुपी ऑफ में यानी कि 299 में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 21 अगस्त तक। अगर आप उसके बाद ये कोर्स को परचेज करते हैं देन यू विल हैव टू पे 399। 21 तक आप अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 299। सो the link is given in the description box. You have to just download the Laksh Academy app from Play Store and आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Now coming to the topics, that is Wordsworth was regarded as a pantheist. The term means pantheist क्या होता है? Wordsworth को ना pantheist भी कहा जाता है एंड pantheist मतलब होता क्या है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि Wordsworth को हम लोग नेचर पोएट तो जानते ही हैं, बट ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पेंथीस्ट। तो पेंथीस्ट क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट एंड इन द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल, पीपल विद इन द यूनिवर्स, या फिर अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर अ पर्सन हु लव्स प्लांट्स एंड एनिमल। तो पैंथीस्ट क्या होता है? पैंथीस्ट वो पर्सन होते हैं जो गॉड में तो बिलीव करते ही हैं, साथ में वो ये भी मानते हैं कि जितने भी एनिमल्स है, पीपल है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। सो वर्ड्सवर्थ का यही मानना था कि जो गॉड है वो सारे चीजों में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल है, पीपल है एंड विद इन द यूनिवर्स जितनी भी चीजें हैं। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज a person who believes that God exists in and in the same as all things, animal and people within the universe, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, that is art for art sake was revolt against Victorian। ये जो art for art's sake है, it was a revolt against Victorian religion या फिर moralism या फिर philosophy या फिर values। तो it was a revolt against moralism, याद रखिएगा, it was a revolt against moralism। so art for art's sake है क्या? so art for art's sake is a slogan translated from the French l'art pour l'art, which was coined in the earlier 19th century by the French philosopher Victor Cousin। याद रखिएगा कि आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है इट वॉज क्वाइंड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर विक्टर कजन। The phrase expresses the belief held by many writers and artists, especially those associated with aesthetism, that art needs no justification, that it need serve no political, didactic or other end, ठीक है। सिंपल आप लोग याद रखिएगा कि it was coined in the earlier 19th century by the French philosopher Victor Cousin, ठीक है। It expresses the belief held by many writers and artists, especially those associated with aesthetism, that art needs no justification। क्या है कि आर्ट जो है इसे कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। it need serve no political या didactic और अदर थिंग, ठीक है, दैट्स इट। सो ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है, इट वॉज रिवॉल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन मोरालिज्म, ठीक है। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोरालिज्म। दूसरा आते हैं, इन एमा हैरियट फेल इन लव विथ डैश whom Emma considered lowly as he was a farmer। देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि एमा से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एंड एमा से बहुत सारे क्वेश्चन है। एमा है, डेविड कॉपरफील्ड है, विलियम शेक्सपियर है, हेमलेट है, राइट।
तो इन सारे से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग ना पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन है, इन एमा हैरियट फेल इन लव विथ डैश whom Emma considered lowly as he was a farmer। तो क्या वो मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन है, क्या वो मिस्टर जॉन नाइटली, या फिर मिस्टर एल्टन, या फिर मिस्टर वेस्टन? सो द आंसर इज मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन। अब मैं इनके बारे में बता दूं कि ये रॉबर्ट मार्टिन जो है, ही वॉज अ फार्मर, ठीक है। एमा ये फार्मर थे, तो एमा जो थी, एमा क्या काम करती थी? एमा ना जस्ट वो मैच मेकिंग का काम करती थी, मतलब वो लोगों की शादियां करवाती थी, एंड हैरियट उनकी फ्रेंड थी। सो जब मिस्टर मार्टिन ने हैरियट को मैरिज प्रपोजल भेजा रहता है, फर्स्ट मैरिज प्रपोजल, तो एम्मा के कहने पर ही हेरिट क्या करती है, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एम्मा उसे बताती है कि ये अच्छा नहीं है, फार्मर है, ही इज नॉट अ जेंटलमैन। बट ये जो रॉबर्ट मार्टिन है, वो जेंटलमैन टाइप पर्सन तो नहीं थे। बट ये जो रॉबर्ट मार्टिन है, ये जेंटलमैन टाइप पर्सन नहीं थे, बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली, राइट, ही वॉज वेरी एमिएबल, राइट। सो ये जो थे, ये फिर क्या करते हैं, दोबारा से हैरियट को प्रपोजल भेजते हैं सेकेंड टाइम। एंड सेकेंड टाइम जस्ट हैरियट जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, एंड लास्ट में हम देखते हैं कि हैरियट एंड रॉबर्ट मार्टिन की शादी हो जाती है। एंड एमा का जैसा जो काम है वो मैच मेकिंग का, वो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि उसने हैरियट एंड मार्टिन की शादी करवा दी होती है in this novel by Jane Austen। So in Emma, Harriet fell in love with Mr. Robert Martin, whom Emma considered lowly as he was a farmer। ये एक फार्मर तो रहते हैं, बट ये बहुत फ्रेंडली एंड बहुत अच्छे नेचर के इंसान रहते हैं, बट जेंटलमैन नहीं रहते हैं, बट या ही इज वेरी गुड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस uttered by Hamlet। Oh what a rogue and pleasant slave am I, it is not dash here, act 2 scene 2 line 545 546। ये जो सोलिलॉकी है, ठीक है, याद रखिएगा, इट्स अ सोलिलॉकी। सोलिलॉकी क्या होता है? ऐसा स्पीच जो हम खुद से बोलते हैं, ठीक है। सोलिलॉकी होती है एक ऐसी स्पीच जो हम खुद से बोलते हैं, यानी कि ये एक सोलिलॉकी है। एंड ये जो सोलिलॉकी है, ये हेमलेट ने कहा था। एंड इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं, ओ व्हाट अ रोग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, इट इज नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर हियर। ये एक्ट 2 सीन 2 में था हेमलेट का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज monstrous that this player। मैं कंप्लीट करती हूँ इस सोलिलॉकी को बाय हेमलेट। Oh what a rogue and pleasant slave am I, it is not monstrous that this player here, act 2 scene 2 line 545 से 546। now you have just clear the concept clear है आप लोगों का। so now coming to question number 25, that is arrange the following groups in क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, या फिर रोमांटिक पोएट्स आता है पहले, एलिजाबेथन पोएट्स है, या प्री रेफेलाइट्स या विक्टोरियन, या फिर एलिजाबेथन पोएट्स, प्री रेफेलाइट्स, विक्टोरियन पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स, या ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथन, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड प्री रेफेलाइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरियन, एलिजाबेथन, प्री रेफेलाइट्स एंड रोमांटिक। सो अगर आप लोगों ने ये जो पोइट्री पढ़ी होगी, पोइट्री को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो पहले क्या आता है? पहले आता है एलिजाबेथन, पहले एलिजाबेथन पोइट्री आती है, ठीक है, पहले एलिजाबेथन आता है, उसके बाद आता है रोमांटिक, फिर आता है विक्टोरियन, एंड फिर आता है प्री रेफरेंस, ठीक है। सो तो ये हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले आता है एलिजाबेथन, सेकेंड में आता है रोमांटिक, थर्ड में आता है विक्टोरियन, एंड फोर्थ में आता है प्री रेफेलाइट्स। यहाँ पे मैं पोएट्री कर देती हूँ, पोएट्री या पोएट्स, ठीक है। सो
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलिजाबेथन पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री एंड प्री रेफेलाइट पोएट्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, दैट इज मिस्टर वुडहाउस वाज अ प्रोफेस्ड डैश इन एम्मा। ये जो वुडहाउस है, ही वाज अ प्रोफेस्ड डैश इन एम्मा। एम्मा किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने। जेन ऑस्टिन ने लिखा था। तो जो मिस्टर वुड हाउस है वो क्या थे? क्या वो विटी पर्सन थे? क्या वो वेटरिनेरियन थे? क्या वो वेजिटेरियन थे? क्या वो वेलिटुडिनेरियन थे? क्या थे वो मिस्टर वुड हाउस? एंड ये मिस्टर वुड हाउस कौन थे? पता है आप लोगों को? ये जो एम्मा है, इसमें ये ना एम्मा के फादर है। ठीक है, एम्मा के फादर है मिस्टर वुडहाउस। एंड ये जो है ना, ये अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा। हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा, दिन भर सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उसी चीज में वो डूबे रहते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, ये जो वेलिटुडिनेरियन है, ये होगा इसका आंसर। ये जो ऑप्शन है वेलिटुडिनेरियन, इसका मतलब ही होता है अ पर्सन हु इज एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। अ पर्सन who is anxious about his health। तो याद रखिएगा, मिस्टर वुड हाउस जो कि एमा के फादर हैं, ही वॉज वेरी एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेलिटुडिनेरियन। ठीक है, इन एमा मिस्टर वुड हाउस वॉज अ प्रोफेस्ड वेलिटुडिनेरियन इन एमा इन बाय जेन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, दैट इज फ्रैंक चर्चिल वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ डैश इन एम्मा। ये जो देखिए, एम्मा से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एम्मा से। जैसे कि इस स्लाइड में, इस जो मैं आज ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ 10 क्वेश्चंस, इसमें एम्मा से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख लीजिए कि एम्मा कितना इंपॉर्टेंट है। एम्मा, ये जो एम्मा है बाय जेन ऑस्टिन, ये तो हर, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एम्मा तो कवर करना इतना जरूरी है। एंड देखिए, एम्मा के एक एक कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एम्मा का एक एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एम्मा के एक एक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़िए। सिंपली एम्मा के एक एक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैंक चर्चिल वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ डैश इन एम्मा। तो ये जो था ना फ्रैंक चर्चिल, फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, उनका सन था फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रैंक चर्चिल था वो मिस्टर वेस्टन का सन था फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। एंड ये जो फ्रैंक चर्चिल था ना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस मैंने जो करवा रखा है पीवाईक्यू झारखंड पीजीटी का, उसमें एक जेन फेयरफैक्स नाम की करेक्टर थी। ये जो फ्रैंक चर्चिल था ना, ये ना सीक्रेटली उससे एंगेजमेंट कर लेता है। सो ये जो फ्रैंक चर्चिल है, ये भी बहुत फ्रेंडली कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि एमा के जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। जेन ऑस्टिन ने एक एक कैरेक्टर्स को इतने ब्रीफली एंड बहुत ही प्रिसाइज वे में रिप्रेजेंट किया है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन, दैट इज फ्रैंक चर्चिल वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ मिस्टर वेस्टन इन एम्मा फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, दैट इज द क्रिएटिव स्पिरिट, ebullience and patriotic enthusiasm in the writers of romantic period was a reflection of the zeal in the writers of the dash period। ये जो यहाँ जो बताया जा रहा है कि रोमांटिक पीरियड्स के जो राइटर हैं, ठीक है, उनका किस चीज में, बेसिकली उनका जो क्रिएटिव स्पिरिट था, एब्यूलेंस था एंड इंथुजियाज्म था, ठीक है, वो क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है? सो वो ना एलिजाबेथन पीरियड्स के जो राइटर हैं, उन पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो मैं बता दूं फिर से, द क्रिएटिव स्पिरिट, ebullience and patriotic enthusiasm in the writers of romantic period was a reflection of the zeal in the writers of Elizabethan periods। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एलिजाबेथन। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, दैट इज डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकेंस
हैज अ डैश पर्सन नरेटर। तो ये डेविड कॉपरफील्ड है, ये किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, ये हम सबों को पता है। एंड इसमें जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये जो है ना, ये मेन हीरो है। ये जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये हीरो है इस नॉवेल का, ठीक है, एंड मेन कैरेक्टर भी है, याद रखिएगा। हीरो है, मेन कैरेक्टर है, एंड ये खुद नरेट करता है अपनी स्टोरी को, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट पर्सन नरेटर। डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकन्स हैज अ फर्स्ट पर्सन नरेटर, बिकॉज ये जो डेविड कॉपरफील्ड है, ये अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी को नरेट करता है, ठीक है, फ्रॉम जैसे कैसे वो बॉर्न हुआ था लंदन में। तो ये जो डेविड कॉपरफील्ड है, वो खुद की स्टोरी को नरेट करता है, अपने बचपन की स्टोरी को नरेट करता है। इट वॉज रिटन by Charles Dickens and published in 1850 and the work as first person narrator, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, दैट इज जॉर्ज इलियट outlines a pictures of the dash in her novel Middlemarch। जॉर्ज इलियट जो है वो किस पिक्चर्स को आउटलाइन करती है, किस क्लास की पिक्चर को आउटलाइन करती है, यानी कि वो सोशल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है इस वर्क में, या फिर वो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर वो पुअर को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर वो रिच क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये जो मिडिल मार्च है, इसमें जॉर्ज इलियट ना मिडिल क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज जॉर्ज इलियट आउटलाइंस अ पिक्चर ऑफ द मिडिल क्लास इन हर नॉवेल मिडिल मार्च। तो मिडिल मार्च जो है, या फिर मिडिल मार्च कहिए, या फिर अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ करिए, इज अ नॉवेल बाय इंग्लिश ऑथर मैरी एन इवांस। मैंने पहले भी बताया है कि जॉर्ज इलियट वो एक लेडी थी एंड उनका नाम था मैरी एन इवांस, बट जब वो वर्क्स लिखती थी अपना, तो वो जॉर्ज इलियट के नाम पे लिखती थी, बिकॉज उस टाइम पे फीमेल राइटर्स को पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम जॉर्ज इलियट रखा था। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 8 इंस्टॉलमेंट्स, याद रखिएगा ये जो मिडिल मार्च है, it first appeared in 8 installments in 1871 and 1872, set in Middlemarch। ये जो मिडिल मार्च है ना, इट्स अ फिक्शनल टाउन है जो कि मिडलैंड में है, याद रखिएगा, इट्स अ फिक्शनल टाउन इन मिडलैंड। इट फॉलोज डिस्टिंक्ट intersecting stories with many characters। issues include the status of women, ठीक है, स्टेटस ऑफ विमेन पे इंक्लूड इनका जो मेन कैरेक्टर्स है, वो स्टेटस ऑफ विमेन है, वो नेचर ऑफ मैरिज है, आइडियलिज्म है, सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड एजुकेशन। Despite comic elements, Middlemarch uses realism to encompass historical events। Middlemarch का जो एक एक आप लोग ये जो मैंने स्लाइड्स डाल रखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ना है। एंड अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो जितने भी मैंने पॉइंट्स इसमें डाले हैं, each and every point is important for exam point of view। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से लिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो Middlemarch, a study of provincial life, is a novel by English author Mary Ann Evans, who wrote as George Eliot। It first appeared in 8 installment, ठीक है, 8 इंस्टॉलमेंट में ये अपीयर हुआ था, एंड इट वाज सेट इन अ फिक्शनल टाउन मिडलैंड, ठीक है। It follows distinct intersecting stories with many characters। Issues include the status of women, nature of marriage, idealism, self-interest, religion, hypocrisy, political reform and education। Despite comic elements, Middlemarch uses realism, याद रखिएगा, it uses realism to encompass historical events, ठीक है। So यहाँ पे क्या होगा आंसर? मिडिल class। George Eliot outlines a picture of the middle class in her novel Middlemarch। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आप लोगों के माइंड में सारे आंसर्स सेट कर जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, Wordsworth was regarded as a pantheist। The term means a person who believes that God exists in
and in the same as all things, that is animal and people within the universe। यानी कि जो पेंथेइस्ट होते हैं, यानी कि वर्ड्सवर्थ, वो एक पेंथेइस्ट थे। उनका क्या मानना था कि गॉड सारी चीजों में, भगवान जो है वो सारी चीजों में है, यूनिवर्स की सारी चीजों में भगवान है, चाहे वो एनिमल हो, पीपल हो, एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट in and in the same as all things, animal and people within the universe। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक was revolted against Victorian moralism। ठीक है, the answer is Victorian moralism। In Emma, Harriet fell in love with Mr. Robert Martin, whom Emma considered lowly as he was a farmer। ठीक है, मैंने बताया कि मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन जो है वो फार्मर रहते हैं, वो जेंटलमैन टाइप पर्सन नहीं है, बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली। एंड जब वो हैरियट को मैरिज प्रपोजल भेजते हैं अपना पहला, तो एमा के कहने पर हैरियट उस मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, बट सेकेंड टाइम जब वो भेजते हैं उसे मैरिज प्रपोजल यानी हैरियट को, देन वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लास्ट में क्या होता है कि वी सी रॉबर्ट मार्टिन एंड हैरियट, दे जस्ट गॉट मैरिड। ठीक है, सो याद मैंने जो बताया आप लोग जस्ट नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने स्लाइड्स में नहीं डाले ये सारी चीजें, बट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, सो इन एम्मा हैरियट फेल इन लव विद मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन, whom Emma considered lowly as he was a farmer। एंड 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस uttered by Hamlet। Oh, what a rogue and pleasant slave am I! It is not monstrous that this player here, that is act number 2, scene 2, line 545 and 546, it was a soliloquy by Hamlet। हेमलेट ने ये सोलिलोकी कहा था। सो सोलिलोकी क्या होता है? स्पीच बाय वन सेल्फ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मैं जो जो बता रही हूँ जस्ट आप लोग उसे नोट डाउन करते जाइए, मैं जो भी लिख रही हूँ जस्ट आप लोग अपने कॉपी पे उसे नोट करते रहिए। ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसे सेट किया था, जैसे कि फर्स्ट आता है एलिजाबेथन पोइट्री, सेकेंड आता है रोमांटिक पोइट्री, थर्ड है विक्टोरियन, एंड फोर्थ है प्री रिफलाइट्स पोएट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, एंड मैंने बगल में लिख भी रखा है, सो आप लोग जस्ट उसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, दैट इज मिस्टर वुडहाउस वाज अ प्रोफेस्ड वैलेटुडिनेरियन इन एमा। मिस्टर वुडहाउस कौन रहते हैं? वो एमा के फादर रहते हैं, एंड वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए वो उन्हें यहाँ पे क्या बताया गया है? वैलेटुडिनेरियन। वैलेटुडिनेरियन इज अ पर्सन हु इज वेरी मच एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, दैट इज फ्रैंक चर्चिल was the legitimate son of मिस्टर वेस्टन। ठीक है, ये जो फ्रैंक चर्चिल है वो मिस्टर वेस्टन का बेटा रहता है, लेजिटिमेट सन रहता है फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज इन एमा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, दैट इज द क्रिएटिव स्पिरिट, एब्यूलियंस and patriotic enthusiasm in the writers of romantic period was a reflection of the zeal in the writers of Elizabethan period। ऑप्शन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलिजाबेथन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, दैट इज डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकन्स हैज अ फर्स्ट पर्सन नरेटर। तो मैं बता दूं, ये डेविड कॉपरफील्ड है, ये ना बाय चार्ल्स डिकेंस, इट्स अ बिल्डंग्स रोमन। ठीक है, इट हैज अ फर्स्ट पर्सन नरेटर, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड जो मेन कैरेक्टर है या फिर हीरो कह लीजिए, ही इज द वन हु नरेट्स हिज स्टोरी। ठीक है, वो अपने स्टोरी नरेट करता है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फर्स्ट पर्सन नरेटर। सो क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, जॉर्ज इलियट आउटलाइंस द पिक्चर्स ऑफ द मिडिल क्लास इन हर नॉवेल मिडिल मार्च। ठीक है, ये मिडिल मार्च में जॉर्ज इलियट मिडिल क्लास के पिक्चर्स को आउटलाइन करती है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं फिर से बता दूं कि हमारा जो न्यू कोर्स है वो 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, एंड अगर आप अभी परचेस करते हैं तो ये कोर्स आपको 2999 में मिलता है, एंड 21 के बाद अगर आप परचेस करते हैं तो ये कोर्स फिर से आपको 3999 में मिलेगा।
फॉर एनी क्वेरी, अगर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सो ये जो फोन नंबर दिया हुआ है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.